आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, कहते हैं अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही आत्मविश्वास नालासोपारा के मयूर ने अपने अंदर उस वक्त भी जगाया जब उनका सीधा हाथ एक ट्रेन दुर्घटना में कट गया और वे मजबूर बेबस हो गए। इसी जज्बे को VS नेशन करता है सलाम। मयूर, VS नेशन में आपका स्वागत है। VS नेशन ने इस बार वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए आपका नाम भी नॉमिनेट किया है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप वसई तालुका में कब से रहते हैं और जब ये हादसा हुआ और उसके बाद आप कैसे उभरे और कैसे फिर आप स्पोर्ट्स में गए और साइकिलिंग करने लगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। मेरा नाम मयूर रमेश दुमासिया है। मैं वसई तालुका और मैं लगभग 2008 से रह रहा हूँ और मेरा जो घर है वो नालासोपारा में स्थित है। और ये जो मेरा हादसा है ये हुआ जब मैं 14 साल की उम्र का था। 2002 की ये बात है। मैं मस्जिद बंदर गया हुआ था। वहाँ से प्लेटफॉर्म पे ही चलते चलते बाजू से एक ट्रेन जा रही थी। एक व्यक्ति का मुझे धक्का लगता है और जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का गैप होता है उसके बीच में मैं फंस जाता हूँ। उसके बीच में मैं गिर जाता हूँ और जैसे ही नीचे गिरता हूँ मेरे हाथ के ऊपर से ट्रेन चली जाती है और मेरा हाथ वहीं पे कट जाता है। पर नसीब यह है कि ऊपर वाले ने कौन सी हिम्मत दी पता नहीं। जब तक पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर नहीं गई तब तक मैं उस प्लेटफॉर्म और ट्रैक मतलब जो ट्रैक था वो ट्रेन और ट्रैक के बीच में ही मैं लेटा रहा। मेरे बॉडी पे से लगभग 3 डब्बे क्रॉस हो गए और जब देखा तो मेरा हाथ नहीं था। उसके बाद सिर पे अनगिनत चोट लगी है। सिर पे लगभग मुझे 42 टाँके हैं, 42-44 कुछ के आसपास टाँके हैं। और उसके बाद जो है मैं कोमा में चला गया। कोमा में लगभग मैं 28-29 दिन कुछ निकाले हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर कोमा में मैं चला गया। और जब कोमा से मैं बाहर आया तब मुझे फाइनली ये रियलाइज़ हो गया कि मयूर तेरा ये हाथ अब हमेशा के लिए नहीं रहा। तो शुरुआत में जब वो आता था हॉस्पिटल में हम सो के भी कितना सोएंगे। तो उसके बाद जब मैं नॉर्मली भी उठ जाता था तब मुझे यही सोच में रहती थी, मेरे दिमाग में यही थॉट कंटिन्यूसली चलते रहता था कि अब लाइफ क्या है मेरा, कुछ नहीं, मेरा लाइफ पूरा ख़त्म हो चुका है। एक बच्चा जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देख रहा था, आज वही बच्चे के सारे सपने चूर हो चुके थे, टूट चुके थे। और मैं हकीकत में बहुत हताश था अपनी लाइफ को लेके कि मेरा लाइफ कुछ नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में था, इसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मेरे 2 सुसाइड अटेम्प्ट हो गए। मैंने एक बार नींद की गोलियां खा ली, एक बार मैंने फिनाइल पी ली, उसमें भी मैं बच गया। फाइनली मई महीने के आसपास मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया। मैं घर आया। घर आने के बाद अगर आप देखोगे तो मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं किसी से नहीं मिलता था, मैं अपने परिवारजनों से भी बात नहीं करता था कि मैं क्या बोल के बात करूं। फिर हिम्मत कहाँ से आई, मतलब आप फिर हिम्मत ऐसा हो गया कि फैमिली ने एंड फ्रेंड्स ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया मुझे। और ये बड़ा सपोर्ट ऐसा हो गया कि फैमिली ने एक बहुत अच्छा बैकबोन का काम ये किया कि मयूर यही लाइफ है, अब हो चुका है, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। एक भगवान ने नया जन्म दिया है तो इस नए जन्म के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा तू 10th दे के देख ले, तुझे जॉब मिल जाएगी, हो सकता है मेरे यहाँ पे तुझे जॉब मिल जाए। तो एक मोटिवेशन मिल गया कि चलो, जनरली हैंडीकैप लोगों को वो PCO का बूथ वगैरह मिलता था। मैं बोला कि अगर मैं 10वीं पास कर लेता हूँ तो शायद मेरे को फादर के यहाँ पे नौकरी मिल जाए। तो वो एक जो था, मेरे फादर ने एक जो बोला कि तू 10th दे दे, मैं देखो यहाँ पे जॉब लग जाएगी, वो एक छोटा सा बात था पर वो इसने मेरा मोटिवेशन का काम किया। कैसे था कि अगर मैं 10th पास कर लूँगा तो जॉब लग जाएगी, मुझे कहीं पे कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं मस्त MTNL में जॉब करूँगा। मेरे फादर MTNL में जॉब कर रहे थे। तो ये एक मुझे मोटिवेशन मिला और उस वक्त से
जो मैं 10th पास कर दिया, 1 महीने के बाद मेरे फादर रिटायर हो गए। डैडी ने कहा कि बेटा वो तो जस्ट तुझे बूस्ट करने के लिए था, पर मैं बताऊं वो 10वीं पास करने तक का जो संघर्ष था वो सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं राइट हैंडेड था और मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ता था। आप मानोगे नहीं, जो बचपन में हम लोग करते थे स्लेट पेंसिल, वो फिर से मेरे हाथ में आ चुकी थी। 14 साल की उम्र में फिर से मेरे हाथ में वो स्लेट पेंसिल आ गई। मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था, मैं कर्सिव राइटिंग की बुक भरता था, मुझसे नहीं लिखा जाता था, मेरे अक्षर मैं खुद नहीं पहचान पाता था, इतनी गंदी हैंड राइटिंग थी। पर फिर भी धीरे 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 करके मैंने लिखना चालू किया और वहाँ से मैंने अपना पढ़ाई का जो रास्ता था वो मैंने फिर से अपनाया। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो रही वो मेरे फैमिली की थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स की थी, मेरी मम्मी की, मेरे डैडी की, मेरे भाई की। और सबसे अहम जो रोल अदा किया है वो थे मेरे गुरु श्री रमेश मेलकुंडे सर, जिन्होंने मुझे पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन दिया। फिर क्रिकेट आपने कैसे खेलना शुरू किया और फिर साइकिलिंग करके आप दिल्ली तक यात्रा करके आए, वो सिलसिला कैसे हुआ? जी, मैं 2007-8 के दरमियान मैं शिवाजी पार्क जाता था, तो वहाँ पे जाके सिर्फ बैठा करता था, क्योंकि मैं बहुत भले मैं इससे उभर चुका था पर कहीं ना कहीं पे नर्वसनेस खाई जाती थी। तो मैं एक बार शिवाजी पार्क में बैठा और वहाँ पे देखा कि कुछ अनोखा क्रिकेट चल रहा है। तो अनोखा क्रिकेट ऐसा कि बैसाखी के साथ कोई दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैंने जाके उनको पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये विकलांग लोगों की क्रिकेट की टीम है। तो मैंने कहा कि विकलांग लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्योंकि पैरा गेम्स जो है वो अभी अभी बहुत उभर रहा है, पहले इतना नहीं था। और ये लगभग लास्ट 3 से 4 साल से 2020-21 के बाद से पैरा गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा कि ये कैसा गेम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बहुत अच्छे अच्छे हैंडीकैप लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें क्या होगा अगर मैं खेलता हूँ तो उन्होंने कहा कि अगर हाँ तुम्हारा नसीब अच्छा रहा तो तुम इंडिया के लिए खेल सकते हो। तो जो छोटा सा बच्चा जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देख रहा था कि कुछ भी करके देश की सेवा करूँगा, मैंने कहा कि ये एक मौका है कि मैं फिर से अपने देश की सेवा कर पाऊँ। और मैंने कहा कि नहीं, अब मैं खेलूँगा तो मैं अभी सिर्फ इंडिया टीम तक पहुंचने के लिए खेलूंगा। और मैंने वहां से मेरी शुरुआत कर दी। संघर्ष काफ़ी लंबा रहा, 6 से 7 साल मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए मेरे। तब जाके 2014 में मैं भारतीय टीम में चयनित हुआ और 2015 में फाइनली मैंने एशिया कप में अपना डेब्यू किया। और इस तरीके से मेरा क्रिकेट का सिलसिला चालू हुआ। 2021 में दुबई शारजाह, जो इतना बड़ा मैदान है जहाँ पे राइवलरी मैचेस होती थी जैसे इंडिया पाकिस्तान, उस मैदान पे जाके मैं दिव्यांग प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ, जिसे ऑर्गेनाइज किया था दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके महासचिव है श्री हरून रशीद सर। उन्होंने हम जैसे विकलांगों का टैलेंट पहचाना और उन्हें एक मौका दिया। आज मेरी क्रिकेट की जो भी मेरी आज क्रिकेट में मैंने अचीव किया है, या मेरी जो भूमिका रही है, या फिर मेरी जो पहचान बनी है क्रिकेट में, वो सिर्फ और सिर्फ श्री हरून रशीद सर की वजह से बनी है। तो मैं तो उनका तहे दिल से जिंदगी भर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर साइकिलिंग का आइडिया कहाँ से आया और आपने दिल्ली तक यात्रा की और वहाँ संदेश देते गए आप रास्ते में? साइकिलिंग का एक ऐसा था कि 2018 में मुझे भारत प्रेरणा अवार्ड दिया गया था एम्पल मिशन के द्वारा। एम्पल मिशन एक NGO नहीं बोल सकता मैं, वो NGO नहीं है, पर यस वो सोशल सर्विस करती है और वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो उसके जो मेन फाउंडर है डॉक्टर श्री अनिल काशी मुरारका जी, वो ये अवार्ड रखते हैं ताकि लोगों को हम जैसे जो नाचीज़ है वो लोगों के सामने आ पाए और हमारे द्वारा हम दूसरे को प्रेरणा कैसे दे, उसके लिए वो उनका एक छोटा सा मेहनत चलता है, एक छोटा सा उनका एक इनिशिएटिव चलता है कि लोगों को हम जैसे छोटे मोटे जो हुनरबाज है वो सामने आ पाए। तो उन्होंने मुझे भारत प्रेरणा अवार्ड से नवाजा था
उनके सामने मैंने अपने सामने एक पॉइंट रख दिया कि मुझे कुछ अलग करना है। और वो अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं भारत प्रेरणा अवार्ड के बाद गया तो मैंने देखा कि साइकिलिंग में किसी ने कुछ किया है क्या। तो मैंने गूगल किया कि भारत में किसी ने लंबी साइकिलिंग एक हाथ से की है क्या। तो मुझे आंसर कहीं पे भी नहीं मिला, मुझे जवाब मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कर दूं। तो मैंने ये चीज़ डॉक्टर अनिल काशी मुरारका जी और उनके बेटे सिद्धांत जी के साथ मैंने शेयर की। सिद्धांत जी और अनिल सर का दोनों का एक ही कहना था, क्या मयूर भाई आप ये कर पाओगे। मैंने बोला यस कर पाओगे। उन्होंने क्या किया, अगर आपने हिम्मत दिखा दी है तो आप ये कर ही लोगे। और वहाँ पे मुझे एक मोटिवेशन मिला। अक्टूबर 2018 में साइकिल खरीदी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की साइकिलिंग की प्रैक्टिस की। जनवरी 2019 में 11 जनवरी 2019 को मैंने दिल्ली इंडिया गेट से मेरा साइकिलिंग स्टार्ट किया और 26 जनवरी 2019 को गेटवे ऑफ इंडिया पे मैंने एंड किया। और मैं भारत का पहला दिव्यांग बना जिसने 1670 किलोमीटर एक हाथ से साइकिलिंग की होगी। तो आगे आपने बहुत कुछ कर लिया, आप अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट? मैं प्रेजेंटली किशनचंद छेलाराम कॉलेज चर्च गेट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में। HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी कॉलेज HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई के अंडर आती है और मैं वहीं पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। और वसई विरार के क्लासेस में मैं बच्चों को कोचिंग भी देता हूँ और कई सारे जो न्यू साइकिलिस्ट होते हैं उन्हें मैं प्रेरणा देता हूँ, उन्हें मैं स्टार्ट दे देता हूँ कि भाई तुम आगे ऐसा जा सकते हो। साइकिलिंग कैसे शुरुआत करनी है, क्या करनी है, वैसे हम लोग एक छोटा सा मेरा प्रयास होता है। और आगे फ्यूचर की क्या योजनाएं कुछ आपकी हैं कि क्या? मेरी फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। एक बहुत बड़ा सपना है जो शायद कभी पूरा हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, पर मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। शॉर्ट टर्म गोल में अगर मैं बात करूँगा तो HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई के द्वारा मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की मैं साइकिलिंग करने वाला हूँ, ये फॉर श्योर है। और मैं अपने आप को भारतीय पैरा साइकिलिंग में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिसके ट्रायल्स वगैरह की मैं शुरुआत कर चुका हूँ। पर वो मौका कब मिलेगा या मैं सिलेक्ट होता हूँ नहीं होता हूँ मुझे नहीं आइडिया है। और नवंबर 2024 में भारत दिव्यांगों का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास यही होगा कि मैं उस टीम का सदस्य बन पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, तो उसमें मैं ये कर पाऊँ। और अगर मुझे उस टीम में चांस मिल जाता है या जगह मिल जाती है तो मैं मेरे बोर्ड दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और मेरे महासचिव डॉक्टर श्री हारून रशीद सर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस चीज़ के लिए। आप जैसे बहुत सारे हैंडीकैप और भी लोग हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेरे जैसे हज़ारों नहीं होंगे, मेरे जैसे लाखों होंगे। मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर हम एक एबल बॉडी से जब हम लोग डिसेबल बॉडी की तरफ मुड़ जाते हैं या हो जाता है, तो वो जो फेज़ होता है, वो जो ट्रांजिशन होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि मैंने ये झेला है, मैंने लगभग 1.5 से 2 साल मैंने सिर्फ इसी में गवा दिए कि अब मेरे आगे मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। पर वो जो फेज़ है, उस फेज़ को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर उस फेज़ में आपको भले आजू बाजू वाले फैमिली फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट देंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो आपका खुद का है। आपका विल पावर, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है वो तय करेगा कि आप अब ज़िंदगी में कहाँ पे पहुँचोगे और कहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर, VS नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।